जय हिंद साथियों। हम चर्चा कर रहे थे विश्व के भूगोल की। विश्व के भूगोल के संदर्भ में हमने समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान पर एक व्यापक चर्चा की है। आज चर्चा करते हैं भू आकृति विज्ञान में ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखीता की। इन सभी की विस्तार से चर्चा करेंगे कि ज्वालामुखियों से निर्मित होने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ज्वालामुखी के कारण क्या है, ज्वालामुखी के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे और ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर किस तरीके के परिवर्तन होते हैं, क्या क्या दशाएं उत्पन्न होती हैं। ज्वालामुखी और ज्वालामुखीता में अंतर है। ज्वालामुखी जहाँ ज्वाला प्लस मुख का एक संयुक्त रूप है, ऐसा मुख जिससे ज्वाला पैदा होती हो, ज्वालामुखी का रूप कहलाता है। भूपृष्ठ पर अवस्थित वह केंद्रीय या क्षेत्रीय दरार जिससे पृथ्वी के अंतरतम का मेग्मा ज्वाला के रूप में प्रकट होता है, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। भूपृष्ठ पर अवस्थित कोई भी ऐसा केंद्रीय क्षेत्रीय दरार यानी केंद्रीय या क्षेत्रीय एक तरीके से दरार जिसके पृथ्वी के अंतरतम का जो मेग्मा है वो बाहर प्रकट होता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। उसी तरीके से पृथ्वी के अंतरतम में मेग्मा के निर्माण से लेकर भूपृष्ठ पर मेग्मा उद्गार की संपूर्ण प्रक्रिया ज्वालामुखीता कहलाती है। अर्थात ज्वालामुखी भूपृष्ठ का एक स्थान विशेष है, जबकि ज्वालामुखीता प्रक्रिया क्रियावाचक एक तरीके से शब्द है। इसका संबंध भी पृथ्वी के अंतर्जात शक्ति से होता है। यानी ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है पृथ्वी पर, उसकी जो भी प्रक्रिया हो रही है, पृथ्वी के अंतर्गत जो प्रक्रिया चल रही है, उसको ज्वालामुखीता कहते हैं। ज्वालामुखीता ही ज्वालामुखी का रूप एक परिणाम है कि ज्वालामुखी का उद्गार किस तरीके से होता है, वो ज्वालामुखीता का भी एक परिणाम है। आगे हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखियों से निर्मित होने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी से निर्मित होने वाले पदार्थों के रूप में विभिन्न गैसें भी आते हैं, तरल पदार्थ भी आते हैं, ठोस पदार्थ भी आते हैं। विभिन्न गैसें ज्वालामुखी उद्गार के समय प्रचुर मात्रा में जलवाष्प के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी गैसें मुक्त होती हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुक्त होने वाली कुल गैसों में 60 से 80% मात्रा जलवाष्प की होती है, शेष मात्रा में अन्य गैस उपस्थित रहती हैं। यानी कह सकते हैं कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो सर्वाधिक जो भाग है मुक्त होने वाला गैस के रूप में वो जलवाष्प है, बाकी अन्य का बहुत ज़्यादा कम है। ज्वालामुखी से निर्मित गैसों को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा वैश्विक तपन का कारण बनती हैं। ज्वालामुखी से निर्मित जो भी गैस हैं वो वायुमंडलीय एक प्रभाव को एक हानिकारक प्रभाव के रूप में व्यक्त करती हैं, प्रदूषक का कार्य करती हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा वैश्विक तपन का कारण बनती है ज्वालामुखी गैसें। अब तरल पदार्थ के रूप में निर्मित होने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी से तरल पदार्थ के रूप में गर्म जल के साथ साथ पिघली चट्टानों का मेग्मा प्राप्त होता है। मेग्मा ही ठंडा होने पर लावा कहलाता है। पुनः तरल तथा गर्म लावा मेग्मा है, जबकि गैस युक्त ठंडा मेग्मा लावा कहलाता है। कहने का आशय है कि जब तरल तथा गर्म लावा मेग्मा है, तरल तथा गर्म लावा मेग्मा है, जबकि गैस मुक्त ठंडा मेग्मा लावा है। यानी दो अलग अलग बातें यहाँ पर उभर रही हैं। जो तरल और गर्म पदार्थ होगा वो तरल और गर्म पदार्थ जो लावा होगा ना, वो मेग्मा होगा, जबकि मुक्त और गैस मुक्त और ठंडा मेग्मा लावा कहलाता है। उसी तरीके से आगे कह सकते हैं सिलिका की मात्रा के आधार पर मेग्मा और लावा को 3 प्रकार हैं। मेग्मा और लावा के 3 प्रकार हैं सिलिका के आधार पर: अतिक्षारीय, क्षारीय, अम्लीय। मेग्मा के 3 प्रकार की चर्चा करेंगे विस्तार से। कह सकते हैं कि सिलिका की उपस्थिति के आधार पर गाढ़ापन अम्लीय लावा का होता है। लावा अम्लीय होने पर निकास मुख के समीप ही एकत्रित होकर ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण करता है, जबकि क्षारीय एवं अति क्षारीय मेग्मा अत्यधिक पतला होता है, जिससे यह दूर दूर तक फैलकर ज्वालामुखीय लावा पठारों का निर्माण करता है। अब बात करते हैं ठोस पदार्थ की। हमने अभी गैस पदार्थ, तरल पदार्थ की बात की, आज बात करते हैं हम ठोस पदार्थ की। ठोस पदार्थ ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सैकड़ों टन मात्रा में ठोस पदार्थों का भी उत्सर्जन होता है।
कुल ठोस पदार्थ की मात्रा को मापा जा सकता है। आकार एवं संरचना के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है ठोस पदार्थ को। ठोस पदार्थ को पहला है ज्वालामुखीय बम के रूप में, एक तरीके से सिंडर के रूप में, लिप्लाई के रूप में। कह सकते हैं कि बड़े से बड़े आकार के कंकड़ पत्थर के टुकड़ों को कहते हैं ज्वालामुखीय बम। कई बार इनका आकार कुछ किलोमीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक होता है। अब दूसरी बात क्या है, मटर से लेकर सुपारी के दाने के आकार के छोटे छोटे चिकने कणों को लैपली कहा जाता है। यदि यह टुकड़े खुदरे या कई फलक वाले हों तो उसे बैरिका कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंडर की। सिंडर क्या होता है? ज्वालामुखी से मुक्त धूल एवं राख कणों के समूह को सिंडर कहा जाता है। विस्फोट के दौरान वायुमंडल में ये धूल एवं राख के कण गोभी फूल की भांति वायुमंडल में कई किलोमीटर ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ऊंचाई तक पाए जाने के कारण ही जिससे सूर्य की किरणों की प्रवेशिता में भी बाधा आती है। उसी तरीके से चौथा प्रकार है ठोस में टफ। टफ जो है ज्वालामुखी धूल तथा राख कणों का जमाव है जिससे कि किसी जलीय क्षेत्र में होता है तो वहाँ प्राप्त एक तरीके से टफ पदार्थ कहलाया जाता है। अभी हमने प्राप्त की है ज्वालामुखी से प्राप्त होने वाले पदार्थ में विभिन्न गैसों की जानकारी ली है, तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ की चर्चा की है। अब ज्वालामुखी के कारण क्या होते हैं? ज्वालामुखी को आग्नेयगिरी भी कहा जाता है। ज्वालामुखी को आग्नेयगिरी भी कहा जाता है, यानी आग्नेयगिरी के कारण। प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत पर हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं विस्तार से। प्लेटों के अभिसारी एवं अपसारी सीमाओं पर ज्वालामुखी प्राप्ति सर्वाधिक होती है। दूसरा कारण है हाई टेम्परेचर। भूमि पृथ्वी के भूपर्पटी के निचले हिस्से में निरंतर उच्च तापीय मैग्मा का संचयन होता रहता है जिससे होने वाली तापीय प्रसार ज्वालामुखी का कारण हो सकता है। आगे बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार की। ज्वालामुखी के प्रकार में हम बांट के देख सकते हैं। उद्गार की अवधि के आधार पर, उद्गार की प्रकृति के आधार पर बांट सकते हैं कि उद्गार कैसे कैसे होता है। उद्गार की अवधि के आधार पर जागृत अवस्था आती है, सक्रिय अवस्था आती है यानी क्रियाशील बोल सकते हैं उसको, सुषुप्त अवस्था आती है, मृत ज्वालामुखी आती है। बात करते हैं उद्गार की अवधि के आधार पर। वैसे ज्वालामुखी जिससे मैग्मा का उद्गार अनावृत रूप से या कुछ एक समय अंतराल पर होता रहता है उन्हें ही सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, बैरन द्वीप इत्यादि। ज्वालामुखी जिनमें विगत वर्षों में मैग्मा उद्गार नहीं हुआ है परंतु उद्गार की संभावना बनी हुई है उन्हें कहा जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी जिनमें ना तो उद्गार हुआ हो ना ही कोई संभावना हो उसे मृत ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है, जैसे कि म्यांमार का भारत का द्रास पर्वत। उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार की होती है, दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्भेदन वाली ज्वालामुखी। चर्चा करते हैं दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी दरारों के रूप में उपस्थित होते हैं जिनकी प्राप्ति हॉट स्पॉट या प्लेटों के अपसारी सीमाओं पर होती है। इनसे निःसृत होने वाला मैग्मा क्षारीय या अतिक्षारीय प्रकृति का बेसाल्ट के रूप में होता है जो कि दूर दूर तक फैलकर ज्वालामुखी पठारों का निर्माण करता है, जैसे कि भारत का दक्कन पठार, उत्तरी अमेरिका का कोलंबिया का पठार, दक्षिणी अमेरिका का पराना का पठार। अब बात करते हैं केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। जब मैग्मा का उद्गार किसी केंद्रीय छिद्र या बिंदु से हो रहा हो तो इसे केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी कहा जाता है। इन ज्वालामुखियों को मैग्मा के शून्यता एवं उद्गार की विस्फोटकता के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जाता है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, प्लनी तुल्य ज्वालामुखी, पीली तुल्य ज्वालामुखी। ये सभी
केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी हैं। इन ज्वालामुखियों में ऊपर से नीचे आने पर मैग्मा की क्षणिकता बढ़ती जाती है, इसलिए ये क्रमशः विस्फोटक होते हैं। शंकु की मैग्मा के जमाव से क्रमशः ज्वालामुखी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी निश्चित होने वाले धूल तथा राख के कणों के बादलों की ऊंचाई एवं विस्तार को भी बढ़ाता है। उसी तरीके से बात करते हैं कि ज्वालामुखीय स्थलाकृतियाँ दो प्रकार की होती हैं। ज्वालामुखीय स्थलाकृतियाँ प्राथमिक, ज्वालामुखीय स्थलाकृतियाँ द्वितीयक। प्राथमिक स्थलाकृति को अंतर्भेदी और बहिर्भेदी भाग में विभाजित किया गया है, वहीं द्वितीय ज्वालामुखी स्थलाकृति को धुंधार, हॉट स्प्रिंग इत्यादि में बांटा गया है। अब इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। पहला है अंतर्भेदी ज्वालामुखी। अंतर्भेदी ज्वालामुखी जब दुर्बलता मंडल का मैग्मा भूपटल की सबसे गहराई पर विशालकाय गुंबद की तरह जमा हो जाता है तो उसे बेंथोलिथ कहते हैं। बेंथोलिथ की सामान्य प्राप्ति वलित पर्वतों के कोर भाग में होती है, इसलिए इसे कोर ऑफ द माउंटेन के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं निकास नली के सहारे भूपटल की ओर निकलने वाला मैग्मा जब मध्यवर्ती चट्टानों की दरारों में क्षैतिज दरारों के रूप में जमा होता है तब सीट या सील कहलाता है, लेकिन लंबवत दीवारनुमा स्थलाकृति को ड्रिक कहते हैं। निकास नली का मैग्मा जब क्षैतिज चट्टानों के मध्य छिलछिली तस्तरी की आकृति में जमा होता है तो उसे लिपोलिथ कहते हैं, जबकि मशरूम या उल्टे छाते की भांति निर्मित छोटी छोटी स्थलाकृतियाँ लैकोलिथिक कहलाती हैं। यदि ये मैग्मा संपीड़न एवं बलन क्षेत्रों पर अभिनीत के रूप में जमा हो तो इसे फेकोलिथ कहा जाता है। ये रही कुछ अंतर्वेदी ज्वालामुखी जो हमारे भूगर्भिक संदर्भ में व्यक्त होती है, यानी एक तरीके से पृथ्वी की भीतरी सतह में होती हैं। अब बात करते हैं बहिर्वेदी स्थलाकृति। ज्वालामुखी की बहिर्वेदी स्थलाकृति उभार लिए हुए ज्वालामुखी, गर्त की भांति ज्वालामुखी जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। जब किसी निकास नलिका के मुख से मैग्मा भूपटल पर प्रकट होकर एकत्रित होता है तो उसे पर्वत, शंकु, पठार तुल्य आदि का निर्माण होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी, पर्वत, शंकु सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य प्रकार का होता है, मिश्रित शंकु होते हैं। उसी तरीके से आगे चर्चा करेंगे। जब ज्वालामुखी शंकु का निर्माण समान प्रकार के मैग्मा के जमाव से होता है तो इसे सामान्य शंकु कहा जाता है, किंतु जब शंकु विभिन्न कालखंडों में मैग्मा, धूल तथा राख कणों के जमाव से निर्मित होते हैं तो उन्हें मिश्रित शंकु कहते हैं। उसी तरीके से मिश्रित शंकुओं की मुख्य निकास नलिका के द्वितीय उद्गार के फट जाने से मुख्य शंकुओं के पार्श्व भागों में कई अन्य छोटे छोटे आश्रित शंकु निर्मित हो जाते हैं, जिन्हें परिपोषित शंकु कहते हैं। परिपोषित शंकु के आधार पर ही हम वैसे शंकु जिनमें मैग्मा या लावा का अभाव होता है बल्कि धूल तथा राख कणों के जमाव से निर्मित, उसे सिंडर शंकु कहा जाता है। ये रहते ज्वालामुखी पर्वत शंकु सामान्यतः 4 प्रकार के हैं: सामान्य शंकु, मिश्रित शंकु, परपोषित शंकु और सिंडर शंकु। ये एक शंकु के आकार के रूप में पृथ्वी पर ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब प्लग क्या है? जब ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा उद्गार की समाप्ति पर निकास नलिका में जमा हो जाता है, उसे ही प्लग कहा जाता है। दीर्घ काल में निकास नलिका के आसपास के जमाव के उपरांत निकास नलिका का ठोस मैग्मा ऊपर उभार लिए हुए पर्वत शिखर की भांति दिखता है तो इसे ही ज्वालामुखी प्लग कहा जाता है। वहीं बहिर्वेदी जो ज्वालामुखी है एक तरीके से 2 भागों में बटी है, उभार लिए हुए गर्त की भांति। उभार लिए में सामान्य शंकु, मिश्रित शंकु, परिपोषित शंकु, सिंडर शंकु, प्लग शंकु आते हैं। अब
गर्तनुमा, गर्तनुमा में एक तरीके से आता है कटोरी नुमा और एक कढ़ाई नुमा शंकु जो होते हैं। कटोरी नुमा को क्रेटर कहते हैं और कढ़ाई नुमा को सिलेंड्रा कहते हैं। क्रेटर का अर्थ होता है कटोरी नुमा स्थलाकृति, जब सिलेंडर का अर्थ होता है कढ़ाई नुमा स्थलाकृति। ये ज्वालामुखी निकास नलिका के शीर्ष पर पाई जाने वाली गर्तनुमा स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण उद्गार की समाप्ति पर हुआ है। जब क्रेटर या अब बात करते हैं गर्तनुमा। गर्तनुमा ज्वालामुखी में कर्टर और कोल्डेरा ज्वालामुखी को समझते हैं। कर्टर यानी कटोरी नुमा स्थलाकृति, कोल्डेरा यानी कढ़ाई नुमा स्थलाकृति। ये ज्वालामुखी निकास नलिका के शीर्ष पर पाई जाने वाली गर्तनुमा स्थलाकृतियां हैं जिनका निर्माण उद्गार की समाप्ति पर हुआ है। जब क्रेटर या कोल्डेरा में वर्षा जल संचित हो जाता है तो इस दिशा में निर्मित झील क्रेटर झील कहलाती है, जैसे अरावली की निक्की झील, महाराष्ट्र में बुल्ढाना जिले की लोनार झील। अब बात करते हैं द्वितीयक ज्वालामुखी स्थलाकृति। प्राथमिक ज्वालामुखी में हमने अंतर्वेदी ज्वालामुखी देखी, बहिर्वेदी देखी। अब द्वितीय प्रकार की ज्वालामुखी में जिसमें कि आता है धुआरे। धुआरे क्या होता है? वे ज्वालामुखी जिनमें मैग्मा उद्गार की समाप्ति पर केवल गर्म जलवाष्प निश्रित होती रहती है, उसे दूर से देखने पर धुएं की भांति प्रतीत होती है। इन्हें ही धुआरों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अलास्का प्रांत में हजारों धुआरे जिनके कारण इसी नदी घाटी को 1000 धुआरों की घाटी भी कहा जाता है। ये धुआरे भूतापीय ऊर्जा उत्पादन के केंद्रीय केंद्र होते हैं। अब बात करते हैं सल्फर। वैसी ज्वालामुखी जिनसे प्रचुर मात्रा में सल्फर युक्त पदार्थ एवं गैसें उत्सर्जित हो रही हो उन्हें सल्फर ज्वालामुखी कहा जाता है। हॉट स्प्रिंग, गर्म जल के झरने यानी कहा जाता है इनको। जब किसी निकास नलिका से लगातार गर्म जल का बहाव हो रहा हो तो उसे हॉट स्प्रिंग ज्वालामुखी कहा जाता है। इसका निर्माण भूतापीय ऊर्जा के प्रभाव से भूमिगत जल के गर्भ में जो भी जल है वो गर्म होने से होता है। भारत से दुनिया में सैकड़ों हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं, जैसे कि लद्दाख पठार की पूगा घाटी, कुल्लू की मणिकर्ण घाटी। मणिकर्ण एवं पूगा घाटी से भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। द्वितीय प्रकार की ज्वालामुखी में अब बात करते हैं गीजर की। गीजर प्रकार की ज्वालामुखी जब गर्म जल धारा के रूप में नहीं बल्कि रुक रुक कर फव्वारे के रूप में भूपटल पर प्रकट होता है तो इसे गीजर कहा जाता है। जैसे कि यूएसए के रॉकी प्रदेश में येलो स्टोन पार्क में अवस्थित जो ज्वालामुखी है ओल्ड फेथफुल गीजर उसको कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं ज्वालामुखी का वितरण। ज्वालामुखी का वितरण 3 प्रकार से किया जाता है। अपसारी प्लेटों की सीमाओं पर, अभिसारी प्लेट की सीमा पर, ज्वालामुखी हॉटस्पॉट की सीमा पर। अपसारी प्लेटों की सीमा पर अंतर महासागरीय कटक के सहारे इन ज्वालामुखी की प्राप्ति होती है। अभिसारी प्लेट की सीमाओं पर सर्वोत्तम उदाहरण के तरीके से प्रशांत अग्निवलय प्लेटी और मध्य महाद्वीपीय प्लेटी के उदाहरण रहे हैं। हॉट स्पॉट ज्वालामुखी के रूप में भूपटल पर अवस्थित वह ज्वालामुखी जिनसे निचले मेटल का अतिशय उच्च तापमान युक्त बेसाल्टिक मैग्मा निर्मित होता रहता है उसे ज्वालामुखी हॉटस्पॉट कहते हैं। हमने आज बात की है ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखीता की। ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखीता के अर्थ को हमने जाना। उसी तरीके से उससे निश्रित होने वाली गैस, तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ के रूप में हमने चर्चा की। वहीं ज्वालामुखी के कारण पर हमने व्यापक स्पष्ट तरीके से समझा है। उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए प्रकारों के बारे में जानकारी लिए। जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी पर बात करते हुए ज्वालामुखी की स्थलाकृति को 2 भागों में बांटा है। प्राथमिक स्थलाकृति, द्वितीयक स्थलाकृति के बारे में जानकारी लेते हुए हमने ज्वालामुखी पर्वत शंकु के बारे में भी जानकारी ली है। शंकु 4 प्रकार के बताएं: सामान्य शंकु, मिश्रित शंकु, परिपोषित शंकु, सिलेंडर शंकु पर जानकारी इकट्ठा करते हुए हमने द्वितीय प्रकार की स्थलाकृति का वर्णन किया है। उसमें धुआरे आता है, हॉट स्प्रिंग आती है, गीजर्स आते हैं। इन सभी पर चर्चा करते हुए हमने वितरण की जानकारी प्राप्त की। वितरण को अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट और ज्वालामुखी हॉटस्पॉट के रूप में व्यक्त किया है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आगे हम चर्चा करते हैं
और पर्वत पठार मैदान की। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।